आइए बच्चों, अब देखते हैं टॉपिक 7.9 मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बच्चों, ये टॉपिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस लेसन का। इसके ऊपर बहुत सारे एमसीक्यूज जी नीट में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। देखिए, आप जानते हो कि लीनियर मोशन में लीनियर वेलोसिटी होती है, तो रोटेशनल मोशन में एंगुलर वेलोसिटी होती है। लीनियर मोशन में लीनियर मोमेंटम होता है, तो रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम होता है। लीनियर मोशन में फोर्स होता है, तो उसका एनालॉग रोटेशनल मोशन में टॉर्क होता है। राइट। तो अब हम पूछ सकते हैं कि लीनियर मोशन में जो मास है उसका एनालॉग रोटेशनल मोशन में क्या है, और आंसर है कि वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया I is the analog of mass in rotational motion। अब इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इक्वेशन क्या होता है ये हम देखेंगे। इसके लिए हम कोई एक ऑब्जेक्ट, कोई एक बॉडी सोच लेते हैं जो कि रोटेशन मोशन में हो, और उसकी काइनेटिक एनर्जी से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इक्वेशन फाइंड करेंगे। देखिए, सबसे पहले एज्यूम कीजिए अ रोटेटिंग बॉडी अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस। एक फिक्स एक्सिस के अबाउट एक बॉडी रोटेट कर रही है, तो ये प्योर रोटेशनल मोशन हो गई। राइट। अब इस बॉडी में अगर हम कोई एक पार्टिकल ले लें, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन हम लिखेंगे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ith पार्टिकल अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस इज कि I इज इक्वल टू 1/2 mi vi स्क्वायर। राइट। जहां पे mi उस पार्टिकल का मास है और vi उस पार्टिकल की वेलोसिटी है। बट आप जानते हो कि v इजकल टू आर ओमेगा लिख सकते हैं, तो यहां पे vi इजकल टू आर आई ओमेगा ऐसे लिख सकते हैं हम। देखिए, यहां पे मैं एक बात क्लियर कर दूं कि मैंने यहां पे ओमेगा आई नहीं लिखा है, सिर्फ ओमेगा लिखा है। ऐसा इसलिए कि अगर किसी फिक्स्ड एक्सिस के रिस्पेक्ट में एक रोटेटिंग बॉडी आपने ली है, तो उसके सारे पार्टिकल जो है उसकी एंगुलर वेलोसिटी सेम आएगी, अलग अलग नहीं आएगी, सेम आएगी। इसलिए मैंने सिर्फ ओमेगा लिखा है। हाँ, उनकी सेंटर से रेडियस अलग हो सकती है, उनकी लीनियर वेलोसिटी अलग हो सकती है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी जो है हर एक पार्टिकल की सेम होगी। इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ ओमेगा लिखा है, ओमेगा आई नहीं। अब इस इक्वेशन को यहां पे इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी का जो इक्वेशन है के आई, वो अब ऐसे हो जाएगा 1/2 mi ri square and omega square। right। now total kinetic energy of the body can be written as, let us say, k only. Then k is nothing but sigma of I ki. That means it is sigma of I. Ki means here we can write 1/2 mi ri square and omega square. Now here you can see that 1/2 is a constant and omega square, which is same for every particle, is also constant. So we can pull them out of sigma, and then we can write the equation of kinetic energy of the body as 1/2 omega square, and remaining is sigma of I mi ri square. Now this term in the bracket is itself known as moment of inertia. Here sigma of I mi ri square is denoted by capital I, and that is known as moment of inertia, moment of inertia of the body. So remember this equation, that I is equal to sigma mi ri square is known as moment of inertia of the whole body. Right.
and the unit of moment of inertia will be what? See, the equation is sigma mi square. So mass is having unit kilogram and r is having unit meter. So it is meter square. Kilogram meter square is the unit of moment of inertia. Now come back to the kinetic energy of the rotating body. So here the kinetic energy of rotating body can be now written as K is equal to 1 by 2 I omega square. Right. Now comparing this equation with the equation K is equal to 1 by 2 mv square, which is is equation of kinetic energy for linear motion. This is equation of kinetic energy of the whole body but in linear motion. Then here we get that at the place of v, we are having omega. Means omega is analog to v. Angular velocity is analog to linear velocity v. The same way, at the place of m, here we are having I. Means I is analog to m. That means moment of inertia is analog of mass in the case of rotational motion. Here we should remember one thing, that in pure rotational motion the moment of inertia plays a similar role as mass does in linear motion. यानी कि लीनियर मोशन में जो रोल मास प्ले करता है वही रोल रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले कर रहा है. अब हम देखेंगे कि किसी सिस्टम की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करते हैं. इसके लिए हम दो केस देखेंगे यहां पे. कैलकुलेटिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम्स. इसमें सबसे पहला केस इस तरह से है. कंसिडर ए थिन रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल आर, मास कैपिटल एम, रोटेटिंग अबाउट इट्स परपेंडिकुलर एक्सिस विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. यानी कि इस तरह की एक रिंग एज्यूम कीजिए, एक पतली रिंग एज्यूम कीजिए जिसका मास मैं यहां पे लिख देता हूं. इसका मास है कैपिटल एम, राइट, और इसकी जो रेडियस है वो है कैपिटल आर. और ये रिंग अपने प्लेन के परपेंडिकुलर इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में इस तरह से ओमेगा जितनी एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट हो रही है. ऑलराइट, अब इसमें हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो जनरल इक्वेशन है वो लगा देते हैं. I इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ आई एम आई आर आई स्क्वायर. ठीक है. यहां पे आर आई यानी कि किसी ith पार्टिकल का एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अब देखिए यहां पे हम एक पतली रिंग ले रहे हैं, तो ऐसे में इस रिंग के ऊपर आप कोई भी पार्टिकल सोचिए, उसका एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैपिटल आर जितना ही हो जाएगा. यानी कि सभी पार्टिकल्स के लिए आर आई इज इक्वल टू कैपिटल आर हो जाएगा. तो मैं लिख सकता हूं यहां पे, ये हो जाएगा सिग्मा ऑफ आई एम आई एंड कैपिटल आर स्क्वायर. ठीक है, बिकॉज एवरी आर आई इज इक्वल टू कैपिटल आर ओनली. तो अब इस इक्वेशन में ये जो सिग्मा एम आई है यानी कि हर एक पार्टिकल के मास का एडिशन. तो आप सोचिए कि इस रिंग में अगर आप सभी पार्टिकल के मास का एडिशन करोगे तो वो रिंग का टोटल मास कैपिटल एम ही आ जाएगा. तो अब मैं लिख सकता हूं यहां पे कैपिटल एम और आर स्क्वायर, बिकॉज हियर सिग्मा आई ऑफ एम आई इज नथिंग बट कैपिटल एम. तो ये हो जाती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. किसके लिए? एक पतली रिंग के लिए. याद रहे कि यहां पे हमने पतली रिंग ली है और उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मिल रही है I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर. चलिए अब देखते हैं एक दूसरा केस.
केस 2, कंसिडर अ massless rod with a pair of particle at the ends of mass m by 2 and rotating about a perpendicular axis passing through the center. इसे इस फिगर से समझाता हूं मैं आपको। देखिए, ये है एक रॉड और ये है दो पार्टिकल उसके एंड पे, दोनों का मास है m/2 ठीक है। और ये है रॉड का सेंटर, मैं जरा इसे हाईलाइट कर देता हूं, ये है रॉड का सेंटर C। तो उसमें से पास होने वाली ये है परपेंडिकुलर एक्सिस, और इस परपेंडिकुलर एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये इस तरह से घूम रहा है, ये पूरी सिस्टम इस तरह से घूम रही है। यानी कि ये जो पहला पार्टिकल है वो कुछ इस तरफ घूम रहा है और जो दूसरा पार्टिकल है वो इस तरफ ऐसे घूम रहा है, राइट। तो इस तरह से ये पूरी सिस्टम घूम रही है। तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको फाइंड करना है। अब यहां पे इस रॉड की लेंथ है टोटल L, तो ये हो जाएगी L/2 और L/2, ये दोनों हाफ हो जाएगी, यानी कि L/2 L/2। तो अब हम इस सिस्टम के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए मैं इसका जनरल इक्वेशन I = सिग्मा I mi RI² ये लूंगा। अब देखिए, इसमें दो पार्टिकल ही है, एक पार्टिकल ये और दूसरा ये, दोनों का ही मास m/2 है और दोनों का सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2 है। यानी कि mi की जगह पे पहले मास आ जाएगा m/2 और ri की जगह पे डिस्टेंस आ जाएगा L/2। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि m/2 एंड हियर L/2 स्क्वायर। इसी तरह से अब दूसरा पार्टिकल ले तो दूसरे पार्टिकल के लिए भी वही वैल्यूज आएगी, मास आएगा m/2 और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से जो है वो है L/2 और स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/4 ml²। इसे सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया I = 1/4 ml²। तो ये जो हमने दो पार्टिकल वाली सिस्टम ली है उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको इस तरह से मिल रही है। यहां पे m यानी कि दोनों पार्टिकल का मिला के टोटल मास है और L यानी कि दोनों पार्टिकल के बीच का टोटल डिस्टेंस है। तो आप देख पा रहे हो कि हमने केस 1 और केस 2 में जो दो सिस्टम्स ली उन दोनों में ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो अलग अलग आ रही है। चलिए, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। देखिए, जिस तरह से लीनियर मोशन में बॉडी का जो इनर्शिया है वो लीनियर मोशन में होने वाले चेंजेस को अपोज करता है, उसी तरह से रोटेशनल मोशन में बॉडी की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो रोटेशनल मोशन में होने वाले चेंजेस को अपोज करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैन बी रिगार्डेड एज द मेजर ऑफ रोटेशनल इनर्शिया ऑफ द बॉडी। यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम रोटेशनल मोशन के इनर्शिया के तौर पे पहचान सकते हैं। अब देखते हैं दूसरी ऐसी इंपॉर्टेंट बात। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी, its shape and size, distribution of mass about the axis, and the position and orientation of the axis of rotation। यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो मास की तरह कांस्टेंट नहीं है, वो बहुत सारी बातों पे डिपेंड करती है। एक तो बॉडी का जो मास है उसके ऊपर तो डिपेंड करती है, साथ ही बॉडी का शेप और साइज इसके ऊपर भी डिपेंड करती है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास यानी कि एक्सिस से मास कितना दूर है या फिर मास कितना क्लोज है, ज्यादातर मास किस तरफ है इसके ऊपर यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे भी डिपेंड करती है, और साथ ही पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस यानी कि एक ही बॉडी में आप बहुत सारी अलग अलग एक्सिस ले सकते हो, तो आपने कौन सी एक्सिस ली है और उसे किस एंगल पे रखा है
इन दोनों बातों के ऊपर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करती है। अब देखते हैं हम एक नई फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज रेडियस ऑफ जायरेशन। देखिए, रेडियस ऑफ जायरेशन को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस कैन बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ ए पॉइंट मास whose mass is equal to the mass of the whole body and whose moment of inertia is equal to the moment of inertia of the body। यानी कि रेडियस ऑफ जायरेशन को हम किसी एक्सिस से किसी पॉइंट मास के एक ऐसे डिस्टेंस की तरह डिफाइन कर सकते हैं जिसमें ये पॉइंट मास जो है उसका मास इस पूरे बॉडी के मास जितना हो, और जब ये पॉइंट मास इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में घूमे यानी कि रोटेशन करे, तब उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो इस बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितनी ही हो। तो ऐसे पॉइंट मास का एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि पॉइंट मास के सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है उसी को कहते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन। एक तरह से रेडियस ऑफ जायरेशन को हम इफेक्टिव रेडियस भी कह सकते हैं। अब देखिए, रेडियस ऑफ जायरेशन का जो सिंबल है वो है स्मॉल के। मैं यहां पे लिख देता हूं, वो है स्मॉल के, ठीक है। और रेडियस ऑफ जायरेशन का यूनिट है मीटर। ऑब्वियसली बात है भाई, ये दरअसल रेडियस ही है, इफेक्टिव रेडियस, तो यूनिट क्या हो जाएगा इसका, मीटर। अब इस स्मॉल के को लेके हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक अलग इक्वेशन देखते हैं। देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी हैविंग मास कैपिटल M कैन बी रिटन एज जस्ट I is equal to mk स्क्वायर, कैपिटल M एंड स्मॉल k स्क्वायर। जी हां, ये किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी भी बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जनरल इक्वेशन हो गया, जिसमें यहां पे k जो है वो रेडियस ऑफ जायरेशन है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बच्चों, इसे मैं इक्वेशन 1 कह देता हूं। अब देखिए, थोड़ी देर पहले हमने जो केस 1 और केस 2 देखे, उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने फाइंड की। उसमें से उन दोनों केसेस में, उन दोनों सिस्टम में रेडियस ऑफ जायरेशन कितनी होगी वो फाइंड करते हैं। देखिए, पहले मैं लेता हूं फॉर केस 1। फॉर केस 1 moment of inertia I was mr square, right? It was mr square। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम दोनों ही इक्वेशन को कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि दोनों I के इक्वेशन है। तो आपको मिल जाएगा k स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब देखिए दोनों इक्वेशन को, तो दोनों में m तो निकल जाएगा, k स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर मिल जाएगा। यानी कि यहां पे रेडियस ऑफ जायरेशन k इज इक्वल टू हो जाता है r। मीन्स के इस केस में जो हमने रिंग ली थी, उस रिंग की जो रेडियस है कैपिटल R, उतनी ही रेडियस ऑफ जायरेशन होगी। अब देखते हैं केस 2।
फॉर केस 2, देखिए दूसरे केस में हमने दो पार्टिकल लिए थे एक रॉड के एंड के ऊपर, और वहां पे हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई का इक्वेशन इस तरह से मिला था, आई इज टू 1/4 एम एल स्क्वायर। ठीक है, इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 1 और 3 को कंपेयर करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 वी कैन राइट, देखिए यहां भी m तो दोनों के कैंसिल हो जाएंगे, तो यानी कि आप लिख सकते हो k स्क्वायर स्मॉल k स्क्वायर इजकल टू 1/4 एल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आपको रेडियस ऑफ जायरेशन k का इक्वेशन इस तरह से मिल जाएगा L/2, सिंपली L/2। तो ये केस 2 में रेडियस ऑफ जायरेशन आपको मिल गई L/2। अब हम यहाँ पे अलग अलग बॉडी के लिए और उसकी अलग अलग एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई का इक्वेशन देखेंगे, साथ ही उसकी फिगर भी हम देखेंगे। इसके अलावा एक और चीज जो कि यहाँ पे नहीं दी है, वो रेडियस ऑफ जायरेशन हम फाइंड करेंगे, यानी कि हम k फाइंड करेंगे। इसके लिए हमें करना क्या है, हमें I इजकल टू एम के स्क्वायर इक्वेशन याद रखना है और उसे यहां पे दी गई मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लेना है। दैट्स ऑल। चलिए सबसे पहले देखते हैं थिन सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल R, और यहां पे एक्सिस किस तरह से रखिए, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एट द सेंटर। देखिए ये है रिंग और ये रिंग का प्लेन हो गया, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के रिस्पेक्ट में इस रिंग को ऐसे घुमाया गया है, इस तरह से रिंग को घुमाया गया। मैं ये जरा यहां पे शो कर देता हूं, ये रिंग ऐसे घूम रही है, तो इसमें इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो आ जाएगी mr स्क्वायर, राइट। अब इस mr स्क्वायर को हम mk स्क्वायर के साथ कंपेयर करें तो k स्क्वायर इजकल टू r स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि k इजकल टू r मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे रेडियस ऑफ जायरेशन r जितनी है। अब यही थिन सर्कुलर रिंग जिसकी रेडियस कैपिटल R है, उसकी एक्सिस डायमीटर से पास करें, उसकी एक्सिस हम डायमीटर से पास करें और रिंग को इस तरह से घुमाएं। ये रिंग पूरी ऐसे घूम रही है, अब डायमीटर के रिस्पेक्ट में घूम रही है, तो ऐसे में मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 हो जाएगी। अब इस mr²/2 को m के स्क्वायर के साथ कंपेयर कर लेते हैं, तो हमें रेडियस ऑफ जायरेशन स्मॉल k इजकल टू मिल जाएगा r/√2। ये हो जाएगी रेडियस ऑफ जायरेशन। अब देखते हैं अ थिन रॉड ऑफ लेंथ कैपिटल L, और एक्सिस कहां है, परपेंडिकुलर टू द रॉड एट द मिड पॉइंट। देखिए ये है एक थिन रॉड जो कि x एक्सिस के ऊपर रखा है, ये है y एक्सिस और ये है z एक्सिस। तो इस रॉड के सेंटर पे से और इस रॉड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस तरह से एक्सिस लिए और उस एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसे ऐसे घुमाया जा रहा है। मैं जरा फिगर में और क्लियरली बता दूं, इस रॉड को ऐसे घुमाया जा रहा है इस तरह से, तो ऐसे में इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाती है I इजकल टू ml²/12। ठीक है, अब इसे I इजकल टू mk स्क्वायर के साथ कंपेयर कर लें तो हमें रेडियस ऑफ जायरेशन यानी कि k मिल जाएगा L/√12, ये मिल जाएगा L/√12। ठीक है, वैसे इसे आप L/2√3 भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखिए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल R, अब यहां पे पूरी डिस्क लेनी है जिसकी रेडियस है कैपिटल R, और एक्सिस कहां पे है, एक्सिस है परपेंडिकुलर टू द डिस्क एट द सेंटर। देखिए ये है डिस्क और ये है इसका सेंटर और ये है उसकी परपेंडिकुलर एक्सिस। उस परपेंडिकुलर एक्सिस की रिस्पेक्ट में ऐसे इस डिस्क को घुमाना है। मैं जरा यहां पे शो कर देता हूं, इस तरह से डिस्क को घुमाया जा रहा है ऐसे।
तो यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाती है I इजकल टू एम आर स्क्वायर बाई 2। अब इसे I इजकल टू एम के स्क्वायर के साथ कंपेयर कर लें तो हमें मिल जाएगी रेडियस ऑफ जायरेशन K इजकल टू R बाई रूट 2। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब वही सर्कुलर डिस्क है, रेडियस कैपिटल R है, बट यहां पे उसकी एक्सिस जो है डायमीटर से पास की है। देखिए, ये है डिस्क और ये है उसका डायमीटर जिसमें से ये एक्सिस पास की है, और इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसे ऐसे घुमाया जा रहा है, ऐसे, यानी कि पूरी डिस्क ऐसे घूम रही है। तो ऐसे में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगी I इजकल टू एम आर स्क्वायर बाई 4, जिसे हम I इजकल टू एम के स्क्वायर के साथ कंपेयर कर ले तो रेडियस ऑफ जायरेशन K इजकल टू मिल जाएगा आपको R बाई 2। इट विल बी R बाई 2। अब देखिए, होलो सिलेंडर ऑफ रेडियस कैपिटल R, ये देखिए, ये है होलो सिलेंडर जिसकी रेडियस है कैपिटल R, और यहां पे एक्सिस कौन सी है, एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, यानी कि इस सिलेंडर की जो मेन एक्सिस है उसे ही एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लिया गया है, और उस एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसे ऐसे घुमाया जा रहा है, ऐसे। मैं यहां पे शो कर देता हूं, इसे इस तरह से ऐसे घुमाया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे में मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इजकल टू हो जाता है एम आर स्क्वायर, जिसे हम I इजकल टू एम के स्क्वायर के साथ कंपेयर कर लें तो हमें K इजकल टू मिल जाएगा सिर्फ R। अब देखते हैं हम सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस कैपिटल R। ये देखिए, ये है सॉलिड सिलेंडर, और यहां पे एक्सिस कौन सी है, एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, यानी कि सिलेंडर की जो मेन एक्सिस है उसे ही एक्सिस ऑफ रोटेशन लिया है, और उसके रिस्पेक्ट में इस तरह से इस सिलेंडर को घुमाया जा रहा है। मैं जरा यहां पे शो कर देता हूं, इस तरह से इसे घुमाया जा रहा है। तो यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इजकल टू एम आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो इसे हम I इजकल टू एम के स्क्वायर के साथ कंपेयर कर लें तो हमें रेडियस ऑफ जायरेशन K मिल जाएगी R बाई रूट 2। K इजकल टू R बाई रूट 2। अब आखिर में देखते हैं सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R। यहां पे एक्सिस कहां पे, एक्सिस है उसके डायमीटर पे। देखिए, ये है पूरा एक सॉलिड स्फीयर जिसकी रेडियस है कैपिटल R, और ये है डायमीटर में से पास होने वाली इसकी एक्सिस, और इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसे ऐसे घुमाया जा रहा है, इस तरह से पूरे स्फीयर को घुमाया जा रहा है। तो ऐसे में मोमेंट ऑफ इनर्शिया I का इक्वेशन हो जाता है 2mr स्क्वायर बाई 5, या फिर कहें कि 2/5 mr स्क्वायर, जिसे हम I इजकल टू एम के स्क्वायर के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो हमें रेडियस ऑफ जायरेशन K मिल जाएगी इस तरह से, अंडर रूट ऑफ 2/5 इंटू R। ये R रूट से बाहर है, याद रहे, R जो है रूट से बाहर है। तो K इजकल टू अंडर रूट ऑफ 2/5 इंटू R। इस तरह से रेडियस ऑफ जायरेशन आपको मिल जाएगी। बच्चों, यहाँ पे तो हमने कुछ रेगुलर शेप्स लिए हैं, और वो भी कम लिए हैं। बहुत सारे अलग अलग रेगुलर शेप्स हैं, और उन सभी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ जायरेशन हम इसी तरह से फाइंड कर सकते हैं। अब देखते हैं टॉपिक 7.10, थियरम्स ऑफ परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस। देखिए, यहां पे हम दो थ्योरम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं हम पहला थ्योरम, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। देखिए, इस थ्योरम से हम किसी प्लेनर ऑब्जेक्ट के लिए, यानी कि कोई लेमिना वगैरह हो, तो उसके लिए अगर उसके प्लेन में से पास होने वाली एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो, तो उसके परपेंडिकुलर, यानी कि प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के रिस्पेक्ट में जब रोटेशन करवाया जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। देखिए, यह है थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस का स्टेटमेंट। क्या है? इट स्टेट्स दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया
of a planar body, that is lamina, about an axis perpendicular to the plane is equal to the sum of its moments of inertia about two perpendicular axes concurrent with the perpendicular axis and lying in the plane of the body. देखिए, इसे हम एक फिगर के साथ समझते हैं। यहां पे ये है एक प्लेनर बॉडी, आप कोई कार्डबोर्ड या ऐसा कुछ सोच लीजिए, राइट। और इस कार्डबोर्ड में से ये पास हो रही है एक्स एक्सिस और उसके परपेंडिकुलर ये है वाई एक्सिस, ठीक है। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ही कार्डबोर्ड के ऊपर है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि कार्डबोर्ड का जो प्लेन है वो एक्स वाई प्लेन के ऊपर रखा है, ठीक है। और इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये है जेड एक्सिस, ठीक है। अब अगर आप इस कार्डबोर्ड को या फिर इस प्लेनर बॉडी को इस एक्स एक्सिस की रेस्पेक्ट में रोटेशन देते हो, यानी कि इस तरह से घुमाते हो, समझिएगा, इस एक्स एक्सिस की रिस्पेक्ट में इस प्लेनर बॉडी को अगर ऐसे घुमाए तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मिलेगा वो है लेट अस से आई एक्स, ठीक है। इसी तरह से अगर आप इस प्लेनर बॉडी को उसकी इस वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में ऐसे घुमाते हो, मैं यहां पे शो कर देता हूं कि आप इस वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसे ऐसे घुमाते हो तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलती है वो लेट अस से के आई वाई है। फिर इस प्लेनर बॉडी को इस परपेंडिकुलर एक्सिस यानी कि जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में जब हम ऐसे घुमाते हैं, मैं यहां पे शो कर देता हूं, अगर हम इसे ऐसे घुमाते हैं, ऐसे रोटेशन देते हैं तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेट अस से के आई जेड मिल जाती है, ठीक है। तो अब जरा समझिए कि यहां पे आई एक्स जो है वो इस प्लेनर बॉडी के प्लेन के ऊपर कॉन्करेंट एक्सिस जो है, ये जो एक्स एक्सिस है वो इस प्लेनर बॉडी के ऊपर कॉन्करेंट एक्सिस है, उसके रिस्पेक्ट में जब हम रोटेशन देते हैं तब की मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। इसी तरह से आई वाई जो है वो इस प्लेनर बॉडी के ऊपर जो कॉन्करेंट एक्सिस है वाई एक्सिस, उसके रिस्पेक्ट में जब हम रोटेशन देते हैं तब की मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। और साथ ही ये दोनों ही एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो है ही। और आई जेड जो है वो इस प्लेनर बॉडी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एक्सिस है उसके रिस्पेक्ट में, यानी कि जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में रोटेशन देने से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलती है वो है। तो एज पर थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, यहां पे जो स्टेटमेंट दिया है उसके मुताबिक हम लिख सकते हैं दैट हियर आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, और यही है थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। अब जरा ये स्टेटमेंट मैं वापस पढ़ता हूं, अब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेनर बॉडी अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी कि आई जेड इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी परपेंडिकुलर टू द प्लेन is equal to the sum of its moment of inertia about two perpendicular axes concurrent with the perpendicular axis and lying on the plane of the body। यानी कि ये जो आई जेड है वो कितनी होगी, वो होगी दो परपेंडिकुलर एक्सिस जो कि प्लेनर बॉडी के साथ उसके प्लेन के साथ कॉन्करेंट हो, उसके रिस्पेक्ट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आए उन दोनों के एडिशन जितनी, यानी कि यहां पे आई एक्स प्लस आई वाई जितनी होगी। तो आई जेड यहां पे आई एक्स प्लस आई वाई जितनी होगी। याद रहे कि यहां पे जो लेफ्ट साइड है इक्वेशन की वो कौन सी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वो प्लेनर बॉडी के परपेंडिकुलर एक्सिस की रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। यहां पे एक बात मैं आपको वापस याद दिला दूं कि ये थियरम सिर्फ और सिर्फ प्लेनर बॉडी के लिए एप्लीकेबल है। दिस थियरम इज ओनली एप्लीकेबल फॉर प्लेनर बॉडीज। अब आगे बढ़ते हैं।
और देखते हैं थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। सेकंड थ्योरम, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। देखिए, ये है इसका स्टेटमेंट। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एनी एक्सिस is equal to the sum of the moment of inertia of the body about a parallel axis passing through its center of mass and the product of its mass and the square of the distance between the two parallel axes। मुझे पता है कि आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया होगा, इसलिए पहले मैं फिगर लेके आपको बात समझा देता हूं। देखिए, पहली बात तो ये जो थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस है वो किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लेनर ऑब्जेक्ट ही चाहिए। पहला जो थियरम था वो सिर्फ प्लेनर ऑब्जेक्ट के लिए, प्लेनर बॉडी के लिए, जबकि ये किसी भी तरह की बॉडी के लिए एप्लीकेबल है। अब देखिए, ये है एक बॉडी और ये है ओ, जो कि इसका सेंटर ऑफ मास भी है। मैं यहाँ पे शो कर देता हूं, ये है सेंटर ऑफ मास सी। ठीक है, सेंटर ऑफ मास सी मैंने शो कर दिया। अब इस सेंटर ऑफ मास में से ये एक एक्सिस पास हो रही है जो कि है जेड एक्सिस। अब इस जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर इस बॉडी को रोटेशन दिया जाए, इस तरह से अगर इसे रोटेशन दिया जाए, तो इसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलती है वो लेट अस से आई जेड है। कितनी है? आई जेड। अब ये एक जेड डैश एक्सिस है। अब देखिए कि जेड डैश एग्जैक्टली जेड एक्सिस के पैरेलल है, ये पैरेलल होनी चाहिए। तो जेड के पैरेलल ये है जेड डैश एक्सिस, और इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दोनों एक्सिस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है ए। यहां पे शो किया हुआ है यह ए, इस तरह से। ठीक है, तो याद रहे कि ए जो है दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब अगर हम इस ऑब्जेक्ट को, इस बॉडी को इस जेड डैश एक्सिस के रिस्पेक्ट में ऐसे रोटेशन दे, इस तरह से रोटेशन दे, तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेट अस से कि आई जेड डैश मिलती है। ठीक है, अब अगर इस बॉडी का मास कैपिटल एम है, तो as per the statement of this theorem, we can write that Iz dash will be equal to Iz plus ma square. Iz plus ma square. This is the theorem of parallel axis. Iz dash is equal to Iz plus ma square. यहां पे आई जेड क्या है? आई जेड इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। और ए क्या है? ए इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस जेड एंड जेड डैश। हियर जेड एंड जेड डैश बोथ आर पैरेलल एंड एम इज द टोटल मास ऑफ द बॉडी। अब आप इस स्टेटमेंट को वापस पढ़िए तो समझ में आएगा। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू, अबाउट एनी एक्सिस यानी कि यहां पे जेड डैश एक्सिस की रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कितनी है? इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। It will be the sum of number 1, the parallel axis parallel to z dash, that is z axis, and passing through the center of mass. So Iz is the moment of inertia of the parallel axis to Iz, and that too passing through the center of mass, plus and the product of the mass and the square of the distance between two parallel axes, and the product यानी कि multiplication of the mass of the body and the square of the distance between two parallel axes, that is a
ए स्क्वायर. सो आई जेड डैश इज इक्वल टू आई जेड प्लस एम ए स्क्वायर. यानी कि अगर आपके पास किसी भी बॉडी का उसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो आप उसके पैरेलल किसी भी एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड डैश फाइंड कर सकते हो इस इक्वेशन से. तो ये था थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस. तो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए दो थियरम समझे, थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस एंड थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस. ऑलराइट, तो इसी के साथ बच्चों ये लेक्चर मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ. आशा है कि आज के सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे. और बच्चों आज हमने जिन जिन इक्वेशन पे ब्रैकेट्स किए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, आप उसे भूलिएगा मत. ठीक है. और इसी के साथ मैं बता दूं कि आज के इन टॉपिक्स के क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में रख दिए, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं. सो हियर विथ अंशुन बलदानिया साइनिंग ऑफ. टेक केयर.